Yes, ma'am. Category analysis is explained here कि फैमिली ट्री की मदद से हम सिंबल्स की मदद से फैमिली ट्री की मदद से हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं और ये बता सकते हैं वी कैन प्रिडिक्ट that how the genetic whether the genetic disorder is going to come in the offspring or not. यहाँ पर डायग्राम के अंदर कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसे सर्कल फीमेल को शो करता है और जो स्क्वायर है वो मेल को शो इंडिविजुअल को शो करता है। उन्होंने हॉरिजॉन्टल बायर से कनेक्ट किया है, यानी कि ये इनकी मेटिंग हो रही है। और अगर नीचे हमने उनके दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सिंबल बनाया है, यानी कि ये वाली जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स है, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, वन डॉटर वन सन, ठीक है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि ट्रेट किन किन इंडिविजुअल में आ रहा है तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं। नाउ नॉर्मल होमोजाइगस इंडिविजुअल को हम लोग, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो दोनों जीन्स पे डिफेक्टिव जीन्स है, तो हम फुल्ली शेड करेंगे, यानी कि हमारा अफेक्टेड इंडिविजुअल होमोजाइगस है वो कंप्लीट शेड करेंगे, फिर हम दोनों एलील्स उसकी खराब वाली हैं उसको, यानी कि ऐसा केस जब, अब मेल के केस में क्या होगा, मेल के पास तो एक एक्स और एक वाई होता है, तो मेल के केस में अगर एक पे कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि ये वाली जीन एक्स क्रोमोसोम पे ही पाई जाती है, वाई पे नहीं पाई जाती, तो मेल के अंदर अगर एक भी ऐसा एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हो गया उसके डीएनए में है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, तो मेल क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाता है। इज इट क्लियर? मेल बिकम कलर ब्लाइंड, तो उसे फुल शेडिंग से शो करना पड़ता है। फीमेल में ऑप्शन होता है कि फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस की जीन है दूसरे पे नहीं है, तो इट कैन बिकम अ कैरियर, तो फीमेल के लिए हम आधा सर्कल शेड कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि शी इज कैरियर, ओनली हैव वन एक्स क्रोमोसोम विद द कलर ब्लाइंडनेस जीन। और ऐसे दिखा सकते हैं, या तो दूसरी, या ऊपर वाला नहीं बना रहे तो एक सर्कल बना के डॉट बना सकते हैं उसके बीच में, कैरियर को शो करने का तरीका है। नॉर्मल नेचुरल जीनोटाइप इज डिनोटेड वाइल्ड टाइप अनशेडेड स्क्वायर एंड सर्कल्स, यानी अगर हमें दिखाना है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हेल्दी जीन है, तो हम लोग एक खाली स्क्वायर बनाते हैं और खाली सर्कल बनाते हैं, उनमें शेडिंग नहीं करते। और ऐसे इंडिविजुअल जो अनशेडेड होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, उनको कोई भी बीमारियां नहीं होती। कैन यू सी दिस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अनअफेक्टेड इंडिविजुअल अनशेडेड शो होते हैं, यूजुअली कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक स्पॉट इन द मिडल ऑफ द सिंबल। जो मैं बता रही थी, स्क्वायर के या सर्कल के मिडल में अगर कोई कैरियर है बीमारी का, तो हम उसका सिंबल बनाएंगे और बीच में एक डॉट लगा देंगे। Sometime particular affected individual who is being or who brought the trait to the geneticist indicated by pointing arrow, such members are called processes, मतलब जहां से ये डिफेक्ट शुरू हुआ है, पर्टिकुलरली अफेक्टेड मी इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इंफॉर्मेशन है पेडिग्री के बारे में, और भी हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Everyone is getting the point which I have shared. कथा समझ में आया है तुमको? Yes, ma'am. I am. पेडिग्री एनालिसिस का क्या मतलब है, समझ में आ गया? अब ये पेडिग्री के कुछ टाइप्स हैं जो कि बहुत ही उसमें कैटेगरीज में बटे हुए हैं।
तो हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। 3-4 कैटेगरीज में इन पेडिग्री एनालिसिस को बांटा गया है। So let us see a video so that we understand what I am trying to say. What patterns of autosomal inheritance? What's the probability of inheriting certain genetic disorders? Analysis is usually one complicated question. Fortunately, full understanding of human genetics isn't required to do so. Usually, an overview of classical hereditary suffices. We'd like to provide you with this overview. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पेडिग्री हैं: ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एस लिंक्ड रिसेसिव। Inheritance pattern, which will help you better understand the principles of inheritance. But before we delve into the various patterns, let's go through the basics. Somatic cells that contain two sets of chromosomes are termed diploid. Germ cells contain one set of chromosomes and are haploid. During diffusion of तो अभी ये सिंपल चीज बता रहे हैं कि सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जर्म सेल हैप्लॉइड होते हैं, उनमें एक ही जीन जाती है, एक ही क्रोमोसोम जाते हैं कि सेट। यानी कि हमारे अगर डिप्लॉइड सेल की बात करें तो हमारे बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 × 2, यानी कि डबल होंगे 23 के, यानी 46। पर जर्म सेल यानी कि स्पर्म और ओवम में कितने होंगे? सिर्फ 23। यानी कि अगर ये एग है तो एग में 23 होंगे, और स्पर्म के हेड में भी कितने आएंगे? 23। यानी कि मियोसिस के वक्त जो गैमेट बनते हैं उनमें आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ कथा? Yes, ma'am. Gene combination increases the gene pool of the population and leads to the formation of new visible traits. Another important piece of information is that the genetic makeup. तो अब 2 इंडिविजुअल, 2 पेरेंट से आधे आधे क्रोमोसोम आकर ही तो ऑफस्प्रिंग बनता है। तो जब इसके 23 क्रोमोसोम और इसके स्पर्म के 23 क्रोमोसोम मिक्स हुए तब किसी इंडिविजुअल में ऑफस्प्रिंग बना। तो इसीलिए हम पेडिग्री से देख रहे हैं कि पेरेंट वाले ऑर्गेनिज्म से कुछ ऐसी कैरेक्टर्स में खराब वाले कैरेक्टर तो नहीं आ गए, ऑफस्प्रिंग में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो जाएगा। तो उसकी एक प्रिडिक्शन करते हैं, उसका एक अनुमान लगा के काउंसलिंग करते हैं कपल्स की कि आपका बेबी हेल्दी होगा या उसके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगी। तो डिसऑर्डर्स को बताना ही पेडिग्री का काम है, डिसऑर्डर्स को टेल करना। Doesn't automatically result in the physical expression of the trait. तो क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है? एलील प्रेजेंट है। क्रोमोसोम पे आप देख रहे हो सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं जहां जिनको जीन्स बोलते हैं, और जीन के 2 फॉर्म्स एलील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील्स। तो क्रोमोसोम पे एलील्स होती हैं, कैरेक्टर को कोड करती हैं, जो जैसे हाइट, कलर है, और हमारे कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेटिना के कोन सेल्स हैं। तो ऐसी एलील्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं जो कोन सेल्स को सही बनाएंगी या गलत बनाएंगी। डिफेक्टिव होंगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अगर हेल्दी हैं तो सही कोन सेल्स बनेंगे, सही विजन रहेगा। Therefore, a differentiation is made between individual phenotype and phenotype. If maternal and paternal alleles for a particular trait are identical, then the term homozygous is used. Homozygotes only one feature. अगर दोनों एलील सेम है तो दोनों एलील सेम होने से मदर और फादर की किसी क्रोमोसोम के पेयर पे तो होमोजाइगस कंडीशन बोल देते हैं, और अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस। ये तो आपको पता है। अगर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, दूसरे पे भी कैपिटल टी है, तो होमोजाइगस हो गया। और अगर एक पे कैपिटल टी है और दूसरे पे स्मॉल टी, तो क्या हो जाता है? हेट्रोजाइगस। तब क्या होता है? हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स हो जाते हैं हेट्रोजाइगस। नाउ आगे देखते हैं क्या होगा। Phenotype is possible. If each parent provides a different allele for a specific trait, then the term heterozygous is used. Theoretically, there are 2 phenotypes that can be expressed in heterozygous individuals: the maternal or the paternal phenotype. The allele that finally determines the phenotype of the trait in a heterozygote is dominant
and is represented by an uppercase letter. The trait of the allele that isn't visible in the phenotype is termed recessive and represented by a lowercase letter. Another possibility is codominant alleles, in which both alleles are expressed simultaneously, leading to a mixed phenotype. Codominance is a more complex pattern of expression, so to keep things simple, we won't look into it any further. The inheritance of traits is usually depicted using a pedigree chart. In a family tree, each family member is represented by a particular symbol. For males, the line connecting two symbols indicates the direct relationship. Charts are read from top to bottom. Therefore, the generation at the top is the first or parent generation and represented by the Roman numeral 1. Directly beneath this is the second generation, the children. समझ में आ गया? फर्स्ट जनरेशन दिखा रखा है, स्क्वायर के अंदर मेल का सिंबल लगा रखा है, यानी स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। और उनके जस्ट नीचे अगर लाइन से कुछ सिंबल बनाए यानी कि वो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। और पहला ऑफस्प्रिंग यहाँ पर देख रहे हैं, पहला सर्कल बनाया है तो पहला बच्चा गर्ल है और दूसरा बॉय। Represented by the Roman numeral 2. This is followed by the grandchildren, and so on. If an individual is affected by the trait, their symbol is shaped. अगर चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन हैं तो वो पहली जनरेशन के क्या हो गए? पोता पोती हो गए। थर्ड जनरेशन आ गई। For affected individuals, but there's no general rule on the use of. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर स्क्वायर या सर्कल में शेड कर देते हैं, दैट मींस उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। The pattern of inheritance can be easily traced in the pedigree chart. Let's assume that both parents are heterozygous for a particular trait. This gives 4 different potential allele combinations in the children. Because the parental alleles are inherited independently of one another, these 4 combinations are equally probable. The chance that a child inherits their genotype is 1 out of 4, which corresponds to 1/4 or 25%. Since it's irrelevant which alleles stem from the mother or the father, the child can only inherit one of 3 different genotypes. The heterozygous genotype big A, little a, or little a, big A, has a 50% chance of being inherited. The 2 homozygous genotypes, big A, and little a, each have a 25% chance of being inherited. Okay, so that was a short review of the basics. Let's take a detailed look at autosomal inheritance. Traits inherited in. तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोम्स की बात अगर करें तो ये क्या है? जो पहला कैरेक्टर ये बताना वाला है, तो फर्स्ट 22 क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं और लास्ट पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में से फर्स्ट 22 में से किसी क्रोमोसोम पे है, तो उन्हें ऑटोसोमल तरह की पेडिग्री और ऑटोसोमल तरह का इनहेरिटेंस बोलेंगे। और डोमिनेंट तब बोलेंगे जब कोई एक एलील, जैसे मतलब क्रोमोसोम नंबर, मान लो क्रोमोसोम नंबर 3 पे कोई डिफेक्ट हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 3 का डिफेक्ट एक अकेला कह सकते हैं एक ही क्रोमोसोम पे भी हो तब भी वो बीमारी कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक पे ही कोई एच एलील है जो डिफेक्टेड है, दूसरे पे नहीं है, तब भी वो क्या हो जाए, दूसरे पे सही वाली है, तो यानी कि तब भी इफेक्टेड हो जाए, तब भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं डोमिनेंट बीमारी, क्योंकि वो एक एलील के होने से भी बीमार है इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी को समझाया है। Are located on chromosomes known as autosomes. Autosomes are labeled with the chromosome numbers 1 to 22 and are present as pairs in males and. तो यहाँ पर एक कैरियोटाइप दिखा रखा है ह्यूमन का, तो फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर 22 क्रोमोसोम तक ये पूरा ये ऑटोसोम का ग्रुप है। इनमें से किसी भी क्रोमोसोम पे अगर प्रॉब्लम आ गई तो ऐसी इनहेरिटेंस पैटर्न को ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीके का बोल सकते हैं। अगर वो हर जनरेशन में आता है, एक ना एक मेंबर हर जनरेशन में इफेक्टेड रहेगा। अगर यहाँ पे फादर इफेक्टेड है तो यहाँ गर्ल इफेक्टेड हो, सॉरी यहाँ ये वाली नहीं, गर्ल इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि फादर से ज्यादातर जो ट्रेट होता है वो किस में पास होता है, गर्ल में। तो इसकी गर्ल ये है, ठीक है, दिस इज द गर्ल। सो इसने क्या किया, ये इफेक्टेड हो गई। अब इसमें नहीं आया अगर मान लो सन में, फिर भी क्या हो रहा है, एक जनरेशन में तो आ गया, गर्ल में तो आ गया, बॉयज में नहीं आया। तो अगली बार क्या हुआ, इसमें इसीलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, और यहाँ पर फिर दोबारा से गर्ल में आ गए। मतलब हर जनरेशन में कोई ना कोई एक इंडिविजुअल अफेक्टेड होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। First, let's look at a simple case of a dominantly inherited allele. We're going to term this allele big A. Once a dominant allele is present in the genotype, the trait is also expressed in the phenotype. This means that for children with only one heterozygous parent with the genotype big A little a, there's a 50% chance that they'll be affected. All offspring inherit one allele from this individual, either the dominant big A or the recessive little a, because big A is dominant and always asserted phenotypically. This doesn't change even if the other parent is unaffected, that is, has the little a genotype. So I will be sharing the link of this video. You will be watching it and understanding all the type of these pedigrees. Okay, you can watch on your own and learn that how this type of inheritance is pattern is there. However, there remains a 25% chance that they will have a child that doesn't carry the abnormal gene. But if an affected parent is homozygous for the dominant big A genotype, then all offspring will carry the gene and express the phenotype. One example of an autosomal dominant inheritance matter is Marfan syndrome, which is a connective tissue disease resulting in impaired microfibril synthesis. It leads to multiple pathological changes in various organs, especially the heart. Other characteristic manifestations include tall stature and hyperelastic joints. Marfan syndrome is a mutation of the fibrillin 1 gene on chromosome 15. It occurs in approximately 1 to 2 per 10,000 individuals. Around 75% of cases are hereditary, with the remaining caused by new spontaneous mutations. Now, if you look at the autosomal inheritance of a recessive allele, little a, recessive allele affected is somewhat complicated. As only homozygous individuals with the genotype little a exhibit homozygous will only be affected. pass the allele to their children. So now you will read on your own. I will share